काम करतो केला केला. सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत. आज या कार्यक्रमाला उपस्थित माननीय अवधेश पांडे, संपादक QI नेटवर्क, मी यांना मंचसंचलनासाठी आमंत्रित करतो. नागपुर वासियों को नमस्कार है. राजकरण साहब ने मेरा नाम पांडे कह दिया, कोई बात नहीं है. इतने विभूति हैं यहाँ पे तो नाम तो भूलना ही है. मेरा नाम आशुतोष पाठक है. दूसरी दफा इस हॉल में हूं और आप सबका सौभाग्य मेरा है. मेरा ये सौभाग्य है कि आप सबके सामने दोबारा मुखातिब हूं. आज इस मंच पे ऐसी ऐसी विभूतियां विराजमान हैं जिससे मुझे लगता है कि पहली बार मेरे जीवन में जो मैंने संकल्प लिया था उस संकल्प को पूरा होता हुआ देख रहा हूं. और मोटे तौर पर इसी हॉल में, इसी वानावती हॉल में वो संकल्प लिया गया था आज से 1 साल पहले. आपके मंच पे महान विभूति पद्मश्री डॉक्टर खादर वली, इस मंच पे दूसरे पद्मश्री सुभाष जी पाड़ेकर, इस मंच पे तीसरे विभूति डॉक्टर अवधेश पांडे, और अब मीडिया और राजनीति से जो 2-3 विभूति हैं, मैं उनसे भी आपका तारुफ कराता हूं. इस मंच पे बिहार के विभूतियों में शामिल और बिहार के रक्षक के रूप में अभी डॉक्टर अरुण कुमार, आप सबके लोक नायक, मेरे अभिभावक और विदर्भ के सुपुत्र माटी के लाल प्रकाश जी पोहरे. इस कार्यक्रम के 2 आयोजक का अगर मैं नाम न लूं तो ठीक नहीं होगा. एक तो भोयर साहब और दूसरा राजकरण जी. आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं. मित्रों, जो देश में हम लोग जिस चौराहे पर खड़े हैं उसमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है. इसलिए आज इसी मुद्दे पर बात होगी कि असल पीड़ा क्या है, असल समस्या क्या है, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम. अभी मैं बात कर रहा था पद्मश्री डॉक्टर खादर वली साहब से, तो वो इशारा कर रहे थे कि कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ फूड, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड अर्बनाइजेशन ऑफ ह्यूमन रेस, दीज आर 3 रियल इश्यूज एंड रावणास. ये 3 बड़े रावण हैं जिनके खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी है. ना तो पॉलिटिशियन रावण है, ना ही हमारी जो एग्जीक्यूटिव है वो रावण है, और न ही मीडिया रावण है. मैं अक्सर मीडिया को रावण के रूप में प्रतिबिंबित करता रहा हूं और ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं उसी मीडिया से संबंध रखता हूं.
लेकिन डॉक्टर खादरवली ने जिन 3 मुद्दों के ऊपर इशारा किया है, आज उसी मुद्दे पर बात करेंगे। डॉक्टर खादरवली का जो काम है उसे पूरी दुनिया सलाम कर रही है, और हमारे देश में खान पान क्या होना चाहिए, क्या आपके किचन में होना चाहिए, क्या आपकी थाली में होना चाहिए, इसके बारे में बताएंगे। और आज नागपुर के वनावती ऑडिटोरियम से देश भर के लोग जो इसको लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन तक ये संदेश पहुंचेगा, इसका हमें पूरा विश्वास है। एक और बात हम आपके लिए लेकर के आए हैं, और वो भी मिरेकल है, और मिरेकल ऐसा साक्ष्यों के आधार पे, विज्ञान के आधार पे, कोई हाइपोथेसिस नहीं, वैज्ञानिक साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। 3 दिन में आप कल्पना कर सकते हैं आपका डायबिटीज ठीक हो सकता है। अकल्पनीय बात है। और पिछले लगभग 2 महीने से हम इस अकल्पनीय बात को डॉक्टरों के बीच शास्त्रार्थ कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ आइडिया कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ डायलॉग कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हम चुनौती स्वीकार कर रहे हैं, दूसरी तरफ से डॉक्टर साहब तर्क पेश कर रहे हैं, और इस तर्क का आदान प्रदान चल रहा है, और साक्ष्यों का प्रस्तुतिकरण वन आफ्टर अनदर होते जा रहा है। इसीलिए आज उनका भी स्वागत करिए, डॉक्टर अवधेश पांडे का, जो आपको सेहतमंद बनाने के लिए जिद पे अड़ गए हैं कि आपको ठीक करके ही मानेंगे। और ये जो बड़े बड़े अस्पताल हैं, उनके खिलाफ इनकी कोई लड़ाई नहीं है, वो भी आगे बढ़ें, उनको भी ये शुभकामना देते हैं। लेकिन ये अपनी लकीर बड़ी कर रहे हैं ताकि देश के लिए जो प्रतिबद्ध हमारा ज्ञान है उसको ये आगे बढ़ा रहे हैं। इसके पहले कि डॉक्टर खादरवली, सुभाष पारेकर साहब और अवधेश पांडे साहब, इनको हम आपके सामने रूबरू कराएं, मैं आग्रह करूंगा इस माटी के लोकनायक आदरणीय प्रकाश पोहरे जी को कि वो कुछ शब्द कहें, और उसके बाद डॉक्टर अरुण कुमार जी। पहले प्रकाश पोहरे जी। क्या करना है? सर का दीप प्रज्वलित करना है। अच्छा, ओके ओके, हाँ। इसके पहले की कुछ बातचीत शुरू करें, हम विधिवत कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं दीप प्रज्वलित करके। और मैं सभी अतिथियों से आग्रह कर रहा हूं कि आप दीप प्रज्वलन की तरफ बढ़ें। धन्यवाद। मित्रांनो, खरं म्हटलं म्हणजे इथे महाराष्ट्रात आहोत, मराठीच जास्त समजणारे लोक आहेत, पण काही
अशा गोष्टी असतात की जे आपल्याला हिंदी यासाठी बोलावं लागतात कारण हा प्रोग्राम लाईव्ह होतोय, जगभर जातोय. त्यामुळे किमान हिंदीत तरी बोलणं जगाला अपेक्षित है किंवा अपने देशाला अपेक्षित है. इसलिए मैं अभी आगे आपसे जो डायलॉग करूंगा वो सारा जानबूझकर हिंदी में करूंगा और मैं समझता हूं कि हिंदी हमारे यहाँ पे नागपुर में, विदर्भ में तो कोई समस्या नहीं है. देखिए, जो कार्यक्रम आज रखा है और जो 3 विभूतियां हमारी जो मुख्य है, हालांकि इन लोगों का समय मिलना, इनसे बातचीत करना, वो तो इतने बिजी रहते हैं कि जिसकी कोई मैंने कल्पना नहीं कर सकते. खास करके अवधेश पांडे जी जो है वो तो इतने पेशेंट और इतने फोन दुनिया भर के उनके साथ में बैठना, तो मुझे नहीं लगता कि वो 1 या 2 फोन से भी काम हो सकता. वो और उनके असिस्टेंट और उनकी पूरी की पूरी टीम लगे रहती है. लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से और जिस जुनून के साथ में वो ये सारा काम कर रहे हैं और सहयोग कुछ ऐसे होते जा रहे हैं कि बराबर कड़ी से कड़ी जुड़ते जा रही है. और उसी कड़ी का आज का नतीजा है कि अवधेश जी से मेरी करीब करीब 1 महीना भर पहले रूबरू बात हुई, पहचान हुई, और उसके बाद में फिर अभी जो भी हमने प्लानिंग किया है तो वो हिसाब से. और उसके बाद में ऐसा है कि देखिए, दूसरी कड़ी ऐसी है कि खादर ओली साहब है, हमारे बहुत से पुराने मित्र सुभाष जी पालेकर, जिनके करीब करीब 100 के ऊपर कार्यक्रम मैंने देशोन्नति के माध्यम से पूरे विदर्भ में रखे, किसानों के सामने रखे. तो ये सारा का सारा आज, और उसके बाद में अभी मूल रूप से सांसद, लेकिन उसके बावजूद भी क्या बोलेंगे उसको, अभी डॉक्टरी का ये करने वाले हमारे डॉक्टर अरुण कुमार जी जो बिहार से है. तो ये सारे जो है, ये सारे मैं ऐसा समझता हूं कि कुछ ईश्वरीय संकेत है कि ये हिसाब से सारी बातें होते जा रही है. राजकारणी जुड़े, आशुतोष पाठक हमारे साथ में आए, तो ये सारा का सारा मैं ऐसा समझता हूं कि कुछ ईश्वरीय संकेत है और कुछ चाहती है ईश्वर हमारे माध्यम से कुछ करे. तो मैं मेरी बात को जानबूझकर अभी आगे लेके जाने की कोशिश करूंगा. देखिए, आज के घड़ी में मैं आपको 2-3 ही बातें बताऊंगा, क्योंकि मुख्य वक्ता मुझे पता है कि उनके बीच में मैं ज्यादा आना ठीक नहीं है, क्योंकि हमें उनको ही सुनना है, मुझे भी उन्हीं को सुनना है. मैं अकोला से हूं. 1960-65 के दशक में अकोला में 4 डॉक्टर थे और 2 दवा की दुकान थी, एक संजीवनी मेडिकल, एक स्टार मेडिकल. आज अकोला के अंदर 4000 डॉक्टर है, 12000 मेडिकल की दुकान है. 2 पुलिस स्टेशन थे अकोला में, आज 40 पुलिस स्टेशन से. तो आपको तो ये आश्चर्य लगेगा कि वाह वाह वाह, क्या प्रगति हो रही है देश की. 4000 डॉक्टर, 4 डॉक्टर से और 12000 मेडिकल की दुकान, बहुत अच्छा. दोस्तों, मैं ये बताने की कोशिश करता हूं आपको कि ये प्रगति नहीं है कि अधोगति की ओर हम जा रहे हैं. हमारी जो हेल्थ है लगातार गिर रही है, और लगातार हेल्थ गिरने का कारण सिंपल एक ही है, भगवान ने हमारी बॉडी बनाते वक्त कुछ कंजूसी नहीं की है. उन्होंने तो जैसी बनानी थी वैसी बना दिया है. लेकिन हमारी आजकल जो सेहत गिरते जा रही है, जिस तरीके से डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर है और कैंसर है और कई लाइफस्टाइल डिसीजेस हमारे साथ में जुड़ रही है, तो उसका बेसिक रीजन यही है कि हमारा खान पान खराब हो गया है. तो ये खान पान खराब हुआ है या किया गया है, इसके ऊपर खादर वली साहब है, बस में अरुण कुमार जी है, ये तो निश्चित रूप से प्रकाश डालेंगे. और जो भी बीच में हमारे देश के अंदर जिस तरीके से सारी बातें हुई, जिस तरीके से सारा ये हो रहा है, मैं जो डॉक्टर लोग हैं उन लोगों को इसके अंदर 1% भी दोष नहीं देता हूं. जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खुले हैं मल्टी, क्योंकि वो उनके तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि भाई लोगों की हेल्थ का ख्याल रखे जाए. लेकिन होते ये जा रहा है कि वो जितना ज्यादा हेल्थ की ये कर रहे हैं और जितना ज्यादा ये सारा रिसर्च और ये हो रहा है, और भी ज्यादा ये समस्या बढ़ रही है. तो मैं ऐसा समझता हूं कि उनके प्रयत्न में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि मूल रूप से जो सोचने का तरीका है या जो शिक्षा दी जा रही है वही तरीके से. आज एक डॉक्टर जब उसका हॉस्पिटल खोलता है तो करीब करीब 20 से 25 करोड़ की उसकी इन्वेस्टमेंट है, जो डॉक्टर बाहर आया है जिसने हॉस्पिटल डाला है. पहले डॉक्टर गवर्नमेंट मेडिकल में बनते थे, अभी भी बनते हैं, लेकिन वो बहुत कम संख्या है. बाकी के जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वगैरह, तो 2 करोड़ का डोनेशन दे दो, 5 साल में वो 2 करोड़ के 4 करोड़ 5 करोड़ हो जाते हैं. बाद में 2 साल का अप्रेंटिसशिप, उसके बाद में 7 के 8-9 करोड़ हो जाते हैं. बाद में अगर वो पोस्ट ग्रेजुएशन में या स्पेशलाइजेशन में MD MS में जाता है तो वापिस से 2 करोड़ का डोनेशन दो.
फिर वो 10-12 करोड़ हो गए, और 3 साल तो 15-18 करोड़ हो जाते हैं। उसके हॉस्पिटल डालना है तो और 5-10 करोड़ रुपए, यानी 20-25 करोड़ का गेम उसका हो जाता है। अब वो नेचुरली 20-25 करोड़ के रिफंड करना है, उसका ब्याज भरना है और सब करना है, तो नेचुरली उसको रोज का मोटे मोटे तौर से उसको करीब करीब रोज का 1 से 1.5 लाख रुपए कमाए सिवा उसका कोई इलाज नहीं है। तो जब 1 से 1.5 लाख रुपए अगर उसको रोज कमाना है तो वो सिर्फ डॉक्टरी पेशा नहीं कर सकता है। तो आप मेरी बातों से सारे इशारे समझ गए होंगे कि किस तरीके से सारा हो गया है। तो ये सारे चीजों का निचोड़ हमको निकालना पड़ेगा, और ये सारे निचोड़ निकालने के हिसाब से ये 3 विभूतियां हमने यहां लाई, क्योंकि आपको अपना खाना ठीक करना है, लेकिन खाना अगर ठीक करना है यानी अगर अच्छा उत्पादन करना है, तो वो अच्छा उत्पादन अभी जो खेतों के अंदर केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह जो डाले जाता है, तो फिर उसका उपाय क्या है, तो उसके लिए पाड़ेकर जी है। और उसके बाद में भी अगर जो लोग पूरा अभी बीमार कुछ हुए हैं तो उनका क्या है, तो उसके लिए डॉक्टर अवधेश जी पांडे है। तो ये ऐसा ये त्रिमूर्ति जो है ये आपके सामने इसीलिए रखा है या लाए हैं हमने वो हिसाब से कि ये जरूरी है कि हम लोग देखिए, ऐसा है कि हमको सोच बदलना पड़ेगा। आज के घड़ी में क्या हुआ है कि जैसे नेचुरली अगर हम लोग ठीक करते रखते हैं, हमको योगा है, प्राणायाम है या खाने तरीके से, तो वो जरूरी, वो अच्छा है, या फिर पहले बीमार गिरो फिर अच्छा इलाज। आजकल एक फैशन हो गई है, वो पति बोलता है अरे आपको पता है इसका ब्लॉकेज हो गया था, डॉक्टर ने बताया 95% ब्लॉकेज है और इमीडिएट ऑपरेशन। लेकिन मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं करने का, मैं तो स्पेशल फ्लाइट बुलाया, चार्टर किया, उसके बाद में इसको मैं बेंगलोर हैदराबाद लेके गया, वहां जाके आपको पता है 25 लाख रुपए खर्चा आया। यानी दे फील प्राउड कि भाई मैं मेरे बीवी के ऊपर 25 लाख खर्चा कर दिया है। तो बातें ऐसी हो गई कि हमारे सोचने के तरीके अरे भाई मेरा बोलना है बीमारी मत गिरो ना। मैं 70 साल का हूं, मैं आज तक एक गोली नहीं खाया, एक गोली, सिंगल गोली, क्योंकि अगर खान पान ठीक है, देखिए टेंशन काम का प्रेशर वगैरह तो बहुत रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी जितना हो सके अगर वो हिसाब से अगर करने की कोशिश करें तो हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं। और यही मूल रूप आज का कार्यक्रम का है कि स्वस्थ कैसे रहे। हमारे अवधेश जी पांडे हमेशा बोलते हैं, मैं क्षमा मानते हुए उनका शब्द मैं पहले बोल देता, वो बोलते कि आदमी जितना कम मुंह खोलेगा, यानी दिन में 2 बार खाने के लिए मुंह खोलिए और बोलने के लिए भी कम मुंह खोलिए, तो आपको डॉक्टर, वकील और पुलिस ये तीनों से ताल्लुक नहीं पड़ेगा। और ये बहुत अच्छी तरह से वो बहुत अच्छी तरह से उसके समझा देंगे, इसलिए मैं कोई ज्यादा इसके ऊपर भी बोलूंगा नहीं। इन्हीं को आपके सामने बुलाना, ये मैं समझता हूं कि ये ज्यादा अक्लमंदी की बात रहेगी, नहीं तो वहां से अंडे टमाटे अगर आ गए कि भाई निकलो निकलो हमको सुनना है कादर वली साहब को, तो ये ध्यान में रखते हुए मैं आपसे विदाई लेता हूं। धन्यवाद, थैंक यू। इसके पहले कि सुभाष पारेकर साहब को, पद्मश्री सुभाष पारेकर साहब को बुलाऊं, मैं जयश्री धूल सिंह राठौर जी से आग्रह कर रहा हूं कि वो मंच पर आएं और स्वागत करें डॉक्टर खादर वली का। भोयर साहब से आग्रह करूंगा कि पद्मश्री सुभाष पारेकर साहब का भी स्वागत कीजिए।
वैसे साहब डॉक्टर अवधेश पांडे जी का भी। नहीं भोयर साहब प्रकाश पोहरे और डॉक्टर अरुण कुमार। आ जाओ आ जाओ। प्रकाश जी। अब मैं पद्मश्री आदरणीय सुभाष, उनकी बात, सुभाष पारेकर साहब से आग्रह कर रहा हूं कि वो कुछ शब्द कहें। मंच पर विराजमान डॉक्टर खादरवल्ली साहब, डॉक्टर अवधेश पांडे जी, अरुण कुमार जी, पत्रकार पाठक जी, पत्रकार हमारे वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश पोहरे जी, पत्रकार आस्कर जी, रविंद्र भोया साहब और अन्य सभी श्रोतु वर्ग, मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं आयोजकों को कि आज आपके साथ कुछ संवाद करने का अवसर मुझे मिला। साथ में इन विभूतियों का जो काम है, कार्य है, प्रश्नात्मक स्वास्थ्य के बारे में उनको सुनने का भी सुअवसर मिला। कल मेरी न्यू दिल्ली में मेरी अध्यक्षता में 2 दिन की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है और ला विया कैंपेसिना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, आफ्रो एशियन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने वो आयोजन किया है। पूरी दुनिया से उधर कल 2 बार है। अनायास आज मेरी फ्लाइट थी शाम को, रविंद्र भोया जी ने कहा कि खादरवल्ली साहब आ रहे हैं, आपको आना है, प्रकाश पोहरे जी आ रहे हैं, अवधेश पांडे जी आ रहे, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आयोजक मंडलिका की आपके सामने मैं खड़ा हूं। मैं यहाँ का अमरावती का हूं, आपके विदर्भ का हूं, और विषय बहुत महत्वपूर्ण है सभी लोगों का जो आज वक्ता के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुए हैं। मानवीय स्वास्थ्य, मानव की 3 मूलभूत आवश्यकताएं अभी तक कही गई हैं: अन्न, वस्त्र और निवास, भोजन, पहनने के लिए कपड़ा और निवास। लेकिन मुझे लगता है कि अभी उनमें 3 बातों को और ज्यादा डालना पड़ेगा उस सूची में। केवल खाद्य मिलने से नहीं चलेगा, खाद्य कौन सा होना चाहिए ये भी निश्चित होना चाहिए। केवल वस्त्र पहनने से नहीं होगा, क्या वो वस्त्र पर्यावरण नाशक है या पर्यावरण पूरक है, स्वास्थ्य को लाभ देने वाला है, नुकसान करने वाला है, ये भी हमें ध्यान में रखना होगा। निवास कौन सा होना है, वैश्विक तापमान वृद्धि वाला होना है या उसको घटाने वाला होना है। 3 आवश्यकताओं में और एक जिसके सिवाय मानव जी नहीं सकता, वह प्रदूषण मुक्त पानी, प्रदूषण मुक्त पर्यावरण, शोषण मुक्त जीवन। अगर आपने बहुत अच्छा खाना खाया, निवास के लिए बहुत अच्छे कपड़े हैं आपके पास, बंगला है,
लेकिन अगर प्रदूषित पानी पीते हैं, प्रदूषित हवा सांस के माध्यम से लेते हैं, मुझे लगता है आप बीमारी से मुक्त नहीं हो सकते। आज इन 3 बातों से मानव वंचित है। हवा का गुणवत्ता दर्जा सूचकांक, एयर क्वालिटी इंडेक्स, अगर 30 के नीचे है, बिलो देन 30, नो प्रॉब्लम, यू आर गेटिंग फ्रेश एयर, पोल्यूशन फ्री एयर, आपको प्रदूषण मुक्त हवा मिल रही है, आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपके लंग्स बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, श्वसन व्यवस्था बहुत बढ़िया काम कर रही है। आज वही एयर क्वालिटी इंडेक्स कहीं भी जाइए, हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में 280 से लेकर 450 तक गया, जो नहीं होना चाहिए। दूसरी ओर हवा में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया और नाइट्रोजन ऑक्साइड और अन्य जहरीले गैसेस, एक मानक है अंतर्राष्ट्रीय, वो मानक के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, कर्बदीय प्राणिज वायु की मात्रा 260 से लेकर 280 ppm के नीचे है, वो हवा हमारे लिए स्वास्थ्य लाभदायक है, पर्यावरण पूरक है। आज यही जो प्रदूषण है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो 480 ppm तक चला गया है, आवश्यकता से लगभग दोगुना। पानी में प्रदूषण कितना है, आप महानगर पालिका का स्वच्छ पानी पीते हैं नल का, वो भी स्वच्छ नहीं है, प्रदूषण मुक्त नहीं है। इसका मतलब है कि जब भी मानवीय स्वास्थ्य के बारे में हम विचार करते हैं, केवल भोजन के बारे में अगर आप बात करेंगे तो ये ठीक नहीं रहेगा, ये न्याय नहीं करेगा। आपको भोजन कैसे होना चाहिए, ये भी हमें उसका विचार होना है। क्या भोजन जहर मुक्त होना है, जहरीला होना है? क्या प्रदूषण को, पर्यावरण को नुकसान करने वाला होना है या नुकसान न करने वाला होना है? इस पर भी हमने विचार करना है। कुछ सवाल है मन में खड़े हुए जो बचपन से मेरे मन में आघात कर रहे हैं। पहला सवाल है, अभी प्रकाश भाऊ पौधे जी ने बताया कि पहले 2 दवाखाने थे, अब 1200 दवाखाने हो गए हैं। पहले 2 डॉक्टर थे, अब 1000 डॉक्टर हो गए हैं। मानव के लिए दवाखाना, जंगली पशुओं के लिए दवाखाना क्यों नहीं? पंछियों के लिए दवाखाना क्यों नहीं? उनको दवा की आवश्यकता क्यों नहीं? हमें दवा की आवश्यकता क्यों है? इस पर भी हमें गहराई से विचार करना होगा। एक वास्तविक सत्य अगर मानव स्वीकार नहीं करता, मुझे लगता है जो भी समाधान अपने सामने प्रस्तुत हो रहे स्वास्थ्य के बारे में, वो पर्याप्त नहीं होंगे। वो सत्य है मानव शाकाहारी होना, शुद्ध शाकाहारी होना। अगर आप दूध पीते हैं, घी खाते हैं, दही खाते हैं, पनीर खाते हैं, आप शाकाहारी नहीं है, आप शाकाहारी नहीं है, आप मिश्राहारी हैं। शाकाहार माने वनस्पति जन्य आहार, पेड़ पौधों को जो पत्ते लगते हैं, फूल फल लगते हैं, फलियां लगती है, कंदमूली, वो हमारा आहार, वो शाकाहार है। शाक माने सब्जी। दूध पशु हमें देता है, पशु पेड़ नहीं है, प्राणी है। इसका मतलब दूध दही घी प्राणी जन्य आहार है, वनस्पति जन्य आहार नहीं है। अगर आप चाय पीते हो, दूध पीते हो, घी खाते हो,
आपको अधिकार नहीं है कि मैं शाकाहारी हूं कहने का, आप मिश्राहारी हैं। क्या व्यवस्था है ईश्वर की? ईश्वर ने जब सजीवों को यहां भेजा, उसके कुछ कायदे कानून भी भेजे। पहला कानून है शाकाहारी केवल शाकाहार ही करेगा। पहला कानून है शाकाहारी केवल शाकाहारी करेगा। दूसरा कानून है शाकाहारी कभी भी मांसाहार नहीं करेगा, एट एनी कॉस्ट। शाकाहारी कभी भी मांसाहारी नहीं करेगा। तीसरा कानून है मांसाहारी प्राणी केवल शाकाहारी प्राणियों को ही खाएगा। मांसाहारी प्राणी केवल शाकाहारी प्राणी को ही खाएगा। क्यों? क्योंकि शाकाहारी प्राणियों का जो जनसंख्या बढ़ रही है, संख्या नियंत्रण करने के लिए। चौथा कानून है कोई भी मांसाहारी प्राणी को नहीं खाएगा। कोई भी मांसाहारी प्राणी किसी अन्य मांसाहारी प्राणी को नहीं खाएगा। हम अगर प्रकृति का अभ्यास करते हैं तो हम देखते हैं ये गाय, बैल, गधा, घोड़ा, हाथी शुद्ध शाकाहारी है। गौ माता के सामने, बैल के सामने, भैंस के सामने या किसी भी शाकाहारी प्राणियों के सामने मांस की रास लगा दे, आप शाकाहार खाने को न दे, चारा खाने को न दे, भूखे रहकर मृत्यु को स्वीकार करेगा, लेकिन मांस को स्पर्श नहीं करेगा। ईश्वर के कानून का 100% पालन है। आप क्या करते हैं? क्या इस ईश्वरीय व्यवस्था को अमल में लाते हैं? नहीं लाते, नहीं लाते। मांसाहारी प्राणी शेर हो या सिंह, उसके सामने मांस न रखे, चारा पहाड़ लगा दे। अगर खाने को मांस नहीं मिला, भूखे पेट मृत्यु को स्वीकार करेगा, लेकिन चारा नहीं खाएगा, चारा नहीं खाएगा। ईश्वरीय व्यवस्था को तन तो तन 100% पालन करते हैं। इसका अर्थ है प्रकृति में, ईश्वरीय व्यवस्था में मांसाहारी प्राणी मांसाहारी करता है, ईश्वर के आदेश का पालन करता है। शाकाहारी प्राणी शाकाहार ही करता है, ईश्वर के आदेश का पालन करता है। अगर आप मांसाहारी हो, माफ कीजिएगा, अगर आप दूध पीते हो, घी खाते हो, मिश्राहारी हो, इसका मतलब है ईश्वरीय व्यवस्था का पालन नहीं करते हो, आप आध्यात्मिक नहीं हो सकते हो। आप क्योंकि इसके विरुद्ध में आप काम कर रहे हो। मानवीय शास्त्र की जड़ है शाकाहारी मांसाहार करता है या प्राणीजन्य आहार करता है, ये मुख्य बीमारियों की जड़ है। ख्याल में रहे। हमारे खून में जो रक्त बहता है, रक्त का काम क्या है? हमारे शरीर में 60 लाख करोड़ 60 लाख करोड़ यानी 60 महापद्मा 60 ट्रिलियन कोशिकाएं, पेशियां, सेल्स है। 70% सेल्स आर इम्यूनिटी सेल्स। हमारे शरीर के 60 लाख करोड़ कोशिकाओं में 70% कोशिकाएं प्रतिरोध शक्ति देने वाली कोशिकाएं होती हैं, और इन कोशिकाओं को प्राणवायु की आपूर्ति, खनिजों की आपूर्ति, जीवन सत्वों की आपूर्ति, कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन की और फैट की आपूर्ति। इतना ही नहीं, गुड बैक्टीरिया, 3 प्रकार के बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया, मेडिएटर बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया, अच्छे जीवाणु की आपूर्ति, एंजाइम्स की आपूर्ति और प्राणवायु की आपूर्ति ये रक्त करता है। लेकिन कब? जब रक्त का पीएच वैल्यू, आम्ल विम्ल निर्देशांक 7.4 है, तब। इसका मतलब है हमारा रक्त
आम्ल धर्मीय नहीं है, एसिडिक नहीं है, विम्ल धर्मीय है, अल्कलाइन है 714। इसका अर्थ है हमारा शरीर केवल अल्कलाइन पदार्थों को ही स्वीकार करता है, अल्कलाइन भोजन को ही स्वीकार करता है, विम्ल धर्मी भोजन को ही स्वीकार करता है, आम्ल धर्मीय एसिडिक पदार्थों को भोजन को स्वीकार नहीं करता। सुबह आप चाय पीते हैं एसिडिक है, दूध पीते हैं एसिडिक है, घी खाते एसिडिक है, दही खाते एसिडिक है, पनीर खाते एसिडिक खाते, ये गेहूं है एसिडिक है, ये सफेद चावल एसिडिक है, ये तेल बड़े खाने का, कच्चे खाने का नहीं, बड़े खाने का जिसमें केमिकल मिला होता है वो एसिडिक है। और रासायनिक खेती में पैदा हुआ और ऑर्गेनिक फार्मिंग में पैदा हुआ भी एसिडिक है, क्योंकि उसमें रसायन है, उसमें रसायन। यानी इसका मतलब है आप अगर रासायनिक कृषि का खाद्य खाते हो, मानव के द्वारा प्रोसेस किया हुआ खाद्य पदार्थ खाते हो, सफेद चीनी है या बाकी सारे बाहर के खाद्य पदार्थ हैं, बिस्किट है सारे, ये सारी एसिडिक है। एसिडिक खाने से हमारे रक्त की एसिडिटी बढ़ती है, एसिडिटी बढ़ने से उसका जो काम है वो काम में अवरुद्ध होता है, कोशिकाओं को सारी आपूर्ति करने का। फिर एसिडिटी बढ़ती है तो एसिडिटी घटाने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है, अन्य खनिजों के अतिरिक्त। वो कैल्शियम हमारी हड्डियों से लिया जाता है, हमारे दांतों से लिया जाता है और हमें हड्डियों की बीमारी, ऑस्टियोपोरोसिस और सारी बीमारियां होती है, और सारी बीमारी की जड़ ये है। दूसरी बात, हमारे भोजन में, अगर मैं 2 मिनट ले लूंगा, हमारे भोजन में अगर 2.6% फाइबर है तो आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी। गेहूं में, जस्ट 2 मिनट, या गेहूं में केवल 1.2% फाइबर है। खादरवली साहब तो उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। सफेद चावल में 0.2 है। गेहूं में ग्लूटेन है जो बहुत खतरनाक है। ग्लूटेन, गेहूं एसिडिक है। जो आप खाते हो उसमें फाइबर की मात्रा बहुत कम है, बहुत कम है। जो गेहूं खाते, सफेद चावल खाते अधिकांश। मिलेट में अलग अलग हमें आंकड़े मिलते हैं, लगभग 4.5 से लेकर 18% फाइबर होता है। आप जो खाते हो भोजन में से सारे खनिज तत्व और सारे तत्व हमारा शरीर लेता है। जो चौथा बचता है वो मल के रूप में हमारे आंत में ठहरता है। उस मल को बाहर निकालने का काम ये चौथा करता है, फाइबर करता है। अगर हमारे खाने में फाइबर नहीं है, ये चौथा वही रहता है, मल वही संग्रहित होता है, सड़ता है, और सड़ने के बाद जो जहरीले वायु निर्माण होते हैं वो अपान वायु है। और अपान वायु यहां गया, हेडेक हो गया, मान में गया, यहाँ का दुख, पीड़ा, छाती का दुख, पीड़ा, सारी शरीर में दुख, और आपको बोलते हैं ये संधिवात हो गया। सारी बीमारियां तो जड़ है खाने में। इतना भी करोगे या जहरीला खाओगे, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो आप खाते हो उसमें कैडमियम, आर्सेनिक, मर्क्यूरी, लेड और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। मैं खुलेआम बोल रहा हूं। ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी जहरीला है और रासायनिक तो जहरीला है। स्वीकार नहीं करता बॉडी स्वीकार नहीं करती। सारे कोशिकाओं में जहरीले वेस्ट के रेसिड्यूज की तरफ हमारी कोशिका में रहते हैं, और वो डिटॉक्सिफाई नहीं हुए तो ये जहर हमारे शरीर में जो संग्रहित होता है हमारी इम्यूनिटी को लॉस करता है। हमारा व्हाइट ब्लड सेल, टी लिम्फोसाइट सेल, बी लिम्फोसाइट सेल, ये सारे जो हमारी इनेट इम्यूनिटी है उसको लूज करता है और बीमारियां पैदा होती हैं। बीमारी से मुक्त जीवन चाहते हैं तो इस मूलभूत बातों पर आपको विचार करना ही होगा। और मेरी विनती है हमारे वक्ताओं को कि कृपा करके एक इस सारा एकात्मिक रूप में आप अगर लेते हैं भोजन के बारे में तो बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। पद्मश्री सुभाष पालेकर साहब ने जो कुछ भी कहा आपने बहुत गंभीरता से सुना। इसके पहले कि हम लोग अपना विधिवत सेशन की शुरुआत करें डॉक्टर खादर वली और डॉक्टर अवधेश पांडे जी का, मैं डॉक्टर अरुण कुमार से आग्रह कर रहा हूं कि वो आए और
सभा को संबोधित करें। डॉक्टर अरुण कुमार। आज नागपुर के इस सभागार में दो बड़ी हस्ती स्वास्थ्य से जिसका कंसर्न है, हम उनका अभिनंदन करते हैं, डॉक्टर खादर वली और डॉक्टर अवधेश पांडे जी का। और जीवन को एक प्रयोग के रूप में पद्मश्री सुहास पालकर साहब, आज दो आदमी से मेरी मुलाकात यहां हुई, लेकिन दोनों को हम जानते हैं, सुहास पालकर साहब को भी, जो व्यवहारिक जीवन से अपने जीवन में प्रयोग करके उसको आगे बढ़ाने का काम किया है, और खादर वली साहब से। अवधेश पांडे जी को भी मैं अन्य माध्यमों से जानता था, यद्यपि वो बिहार से ही हैं, लेकिन इनका काम चंडीगढ़, देहरादून, अन्य जगहों पर ज्यादा रहा। आशुतोष पांडे जी, पाठक जी, जो इस अभियान के लिए पत्रकारिता में रहते हुए कटिबद्ध हैं, मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। जब मैं डॉक्टर अवधेश पांडे को सुनता था कि 3 दिन में रिवर्स कर देते हैं शुगर को और बीपी को, तो हमें लगा कि यह कविता कहानी है, काल्पनिक है। और अभी मैं 2 महीना पहले पटना में एक आयोजन कराया, और जो पटना शहर के प्रबुद्ध लोग उसमें भाग लिए, कई डॉक्टर भी भाग लिए, और 3 दिन का कैंप हुआ जिसमें 40 लोग, जो क्लास 1 ऑफिसर 50% थे, इन लोगों ने कहा, आप अरुण जी जब कह रहे हैं तो मैं इसमें भाग लेना चाहता हूं, मैं 3 दिन का समय दूंगा। और मैं खुद 8 वर्षों से खा रहा था शुगर का दवा, बीपी का दवा, और बाद में थायराइड का दवा ऐड हो गया। हाँ, नहीं, प्रकाश पोरे जी का तो नाम पहले लिए। अच्छा, भूल गए तो हमारे बड़े भाई हैं, लंबे दिनों से मैं महाराष्ट्र में आता जाता रहा हूं, तो इन्हीं के वजह से, इसलिए भूलने में भी कोई ये नहीं। तो यह एक आश्चर्यजनक घटना को मैंने देखा कि 40 के 40 लोग रिवर्स हो गए, और मैं तो आपके सामने हूं कि मैं दवा छोड़ दिया, 8 वर्षों से खा रहा था, डर लग रहा था, दवा छोड़। और अब इतने कॉन्फिडेंट हम हैं कि हमको लगता है 100 साल तक हमें कोई हिला डुला नहीं सकता है। और ये छोटा सा साधारण प्रयोग है, कम खाइए गम खाइए। हमारे ग्रैंडफादर भी कहते थे, कम खाइए गम खाइए, इसी से ठीक हो जाइएगा। बीमारी का मूलाधार यही है। अभी तो हम मिलेट पर आए नहीं हैं, आ सकते हैं, हम सक्षम हैं, लेकिन मिलेट के अलावे हमारी जो आबादी है, खादर वली साहब के सामने हम एक प्रश्न रख रहे हैं कि हमारी जो बड़ी आबादी है, मिलेट से बहुत दूर हो गया है। हम लोग बचपन में गांव के रहने वाले हैं, किसान परिवार से हैं। ये कोदो, मड़ुआ, ये सब रिजेक्टेड फूड था, वो मजदूर लोगों को दिया जाता था, किसान के घर में उसका प्रयोग नहीं होता था। लेकिन आज खादर वली साहब उसको इतना पॉपुलराइज कर दिया है कि हर लोग खोज रहा है, कहां है मड़ुआ, कहां है कोदो, कहां है सांभर। ये सब हम लोग देखे हुए हैं, लेकिन देखते देखते ये चला गया। तो एक बात जो इन्होंने कही, आज यहां पर चर्चा में जो हम सुने कि फूड कॉरपोरेशन जो है, फूड जो कॉरपोरेट है, जो फूड बनाने वाली कंपनियां हैं, वह सबसे बड़ा एनार्किज्म का कारक है। स्वास्थ्य के एनार्किज्म का भी, हमारे जीवन के डिसिप्लिन का भी,
और राजनीति का भी। मैं 2 बार विधायक रहा हूं, 2 बार सांसद भी रहा हूं, अभी नहीं हूं, अब कल का मैं नहीं जानता, लेकिन एक काम मैं करता रहा हूं। जब फर्स्ट ईयर में पढ़ता था तभी से पटना पेशेंट को, गरीब लोगों को लाता था और 40 वर्षों से मैं ये काम कर रहा हूं। लेकिन अल्टरनेटिव मेडिसिन पर मुझे ज्यादा विश्वास था। फिर भी लोगों के मन में जो साइकी है, एम्स में पहुंच जाएंगे तो बच जाएंगे, लेकिन बच नहीं गए। ये लीला हमने देखा पेंडेमिक के समय। हमने जिन जिन लोगों को अस्पताल जाने से रोका वो बिल्कुल बिना दवा के बच गए, और जो लोग अस्पताल गए, इवन डॉक्टर्स, 60 से 70 की संख्या में डॉक्टर मरे हैं। तो यह कॉन्फिडेंस लेवल कि वो अस्पताल में नहीं गए, घर में ही अपने प्रयोग से रहे, घरेलू चीजों में रहे, तो उनको मौत छू नहीं सका। और हम समझते हैं इसमें बहुत लोग गलतफहमी के शिकार, बहुत साइकोलॉजिकल पीड़ा में कि बिना मेडिसिन के कैसे ठीक हो सकते हैं। यही बात मुझे भी लगता था जब डॉक्टर अवधेश पांडे कहते थे, लेकिन इनके बात में भरोसा इसलिए हुआ कि MBBS, MD ये टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से हैं, ये न्यूक्लियर मेडिसिन में है, और ये कहते हैं कि दवा घातक है। तब हमको ज्यादा कॉन्फिडेंस हुआ कि ये तो भाई हमारे जैसे डॉक्टर नहीं है, हम तो भाषा के डॉक्टर हैं, ये तो आदमी के डॉक्टर हैं, यही कह रहे हैं कि मेडिसिन खतरनाक है। तो इनके बोलने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और हाई हुआ। अभी पटना में एक जो अमूमन मेरे पास भी फोन आता है, मैं डॉक्टर नहीं हूं फिर भी 20 फोन सवेरे अटेंड करता हूं इलाज के सिलसिले में। जी पटना में दिखलाना है, लखनऊ में दिखलाना है, PGI चंडीगढ़ में दिखलाना है, मुंबई में दिखलाना है, और सभी जगह हमारे परिचित डॉक्टर हैं। क्योंकि इस प्रोफेशन को मैं हॉबी के रूप में स्वीकार किया है। इलाज नहीं करता हूं, कनेक्ट करता हूं। तो एक दिन एक आदमी आया और उसका लड़का बोल रहा है कि 2 साल से दवा खा रहे हैं, बिहार में विभिन्न जगहों पर दिखलाया, BHU में दिखलाया, इतना मोटा फाइल लेकर के आया। तो मैंने डॉक्टर साहब से, अवधेश पांडे जी को फोन किया कि इसकी पहले तो हाथ पैर से शुरू हुआ, अभी आवाज इसकी चली गई है, गरीब आदमी है, क्या करें। और आप कहते हैं कि स्वास्थ्य सबसे सरल चीज है, जितना सरलीकृत कीजिए। सो ये दिल्ली एम्स में जाने के लिए आया है। तो इन्होंने कहा कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा 4 दिन। हमने कहा इतना हल्का तरीके से कह रहे हैं कि इसकी आवाज चली गई है, इसका तो बेटा बोल रहा है। इन्होंने कहा कि हल्दी का गार्गलिंग इसको करने के लिए कहिए, और वो हल्दी का गार्गलिंग का से जो सलाइवा वगैरह सब रहेगा उसको ये पी जाए। 4 दिन के बाद फिर हमने फोन किया तो खुद बोल रहा है मैं सर ठीक हूं, मेरी आवाज आ गई है। मैंने कहा ये हल्दी से कैसे ठीक हो गया। तो इन्होंने कहा कि दवा दे करके इसको इतना टॉक्सिक कर दिया है बॉडी को, और डिटॉक्स करने का सबसे बढ़िया माध्यम हल्दी है। अब ये सुनकर और उसकी आवाज आई तो हमने समझा कि तो करिश्मा हो गया। अभी मैं यहां संयोग से तीनों जो लोग हैं इस विषय के, सिर्फ एक चीज का मैं बहुत प्रचार करता हूं गांव में भी और पूरे बिहार में। अब उस पर हम फिर बात करेंगे कभी सुभाष बाबू से। और बहुत लोग का आता है कि दूध दही घी नहीं खाइए, और हम लोग पूरा प्रचार करते हैं कि गाय का दूध पीजिए। इसलिए कहते हैं कि हम कई ऐसे लोगों को, संत महात्मा को जानते हैं कि दूध पर ही वो जिंदा है, और 100 के ऊपर चले गए हैं फिर भी दूध के अलावे कुछ लेते ही नहीं, गाय के दूध पर वो हैं। ये क्या है कंट्राडिक्शन, कैसे इसको मिश्राहार कहते हैं।
हम भारतीय नस्ल की गायों का कहते हैं कि हम बहुत लोगों को जानते हैं। हमारी माँ 102 साल की है, दूध रोटी के अलावे उन्होंने कुछ खाया ही नहीं है, 102 ईयर्स, और अभी बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। हमारे पिताजी तो दवा खाते हैं, वो भी 100 ईयर्स के हैं, कि मेरी मदर 102 ईयर्स की है। वो कोई विज्ञान नहीं जानती है, हाँ दवा कभी नहीं खाई है। ये हमारे घर में ही है कि वो कहती है कि दूध घर का हम पिएंगे, दूध पैकेट वाला नहीं पिएंगे, नहीं मिला जहां तो नहीं पीती है। लेकिन ये प्रयोग में मेरे घर में ही है। मेरी मदर, ये आशुतोष पांडे मिले हुए हैं, अभी हाल में भी मिले हैं, 102 ईयर्स की है, हेल एंड हार्टी है, और अपने पुतों लोगों से ज्यादा काम करती है, अभी भी करती है। बट वो गाय भारतीय नस्ल की, कभी भी फ्रीजियन और इस नस्ल की दूध नहीं पिए, वो विद्रोह कर देती है। अब तो पटना में रहती है, जब गांव में तो उसका अपना कमांड था खेती पर और अति पर। तो इसमें हम जब लोगों को सुनते हैं तो थोड़ा मेरे मन में इसके प्रति आकर्षण नहीं होता है। वो दूध घी का हमारे घरों में आज भी भारी प्रयोग है, और ये है कि वो हम लोग किसान परिवार से आते हैं, 3-4 गाय रहती है, बल्कि बहुत फालतू हो जाता है तो बेचने का अभी नहीं है प्रकल्प, पहले से हम लोग जो उसको बांट देते हैं अपने गुतिया में या जिसकी जरूरत होती है। तो दूध घी पर थोड़ा सा हम और इस पर करेंगे, लेकिन आज हम आपका समय नहीं लेंगे। मेरा ये अटूट विश्वास है कि 3 चीज जो है, इनके लॉजिक से मैं 100% सहमत हूं कि जब देश आजाद हो रहा था तो दुनिया के जो साम्राज्यवादी ताकतें थी, उन्होंने कब्जा करने का माध्यम एग्रीकल्चर को रखा, और भारत की संस्कृति में जो हमारा मूलाधार है वो ऋषि सत्ता और कृषि सत्ता है। ऋषि सत्ता और कृषि सत्ता दोनों, कृषि हमारे यहाँ लाभ का विषय कभी नहीं माना गया। इधर एमएसपी वगैरह, एमएसपी की चर्चा हुई तो लाभ का, उससे सबसे दुर्गति हुई है। हमारे यहाँ जीरो इन्वेस्टमेंट था, ये हम लोग अपने बचपन में देखे हुए हैं, जीरो इन्वेस्टमेंट, और सब्जी साग तो कभी बिकता ही नहीं था, जो आया जिसको नहीं है वो ले गया, इतने प्रचुर मात्रा में होता था। तो गांव की मिट्टी, ये हम लोग के ग्रैंडफादर भी कहते थे, पैदल चलो मिट्टी में चलो। आज मड स्नान हम लोग कर रहे हैं, बड़े बड़े जो चेंज हो रहा है तो मड स्नान का आयोजन करें। पहले हम लोग चिक्का कबड्डी जो खेलते थे वो मड स्नान ही होता था। तो हमारे क्या परंपराओं में ऐसी भारतीय संस्कृति में जीवन को इतना सरल तरीके से साधा गया था कि उसको हम लोगों ने आजादी के बाद और कॉम्प्लिकेटेड हमारा बना है। फूड, जब हरित क्रांति हुआ तो कहा किसानों को, हम कहते हैं पार्लियामेंट में भी कई बार हमने कहा है, हरित क्रांति से किसान कंगाल हुए, गांव से पलायन हुआ। ये 2 हरित क्रांति का कंट्रीब्यूशन है। हमने देश को, किसानों ने देश को मालामाल कर दिया अनाज के क्षेत्र में, लेकिन खुद कंगाल हो गए, इसलिए कि उनका इन्वेस्टमेंट जितना जो बीज में चेंज आया उस पर लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा। वो सारा मैं पार्लियामेंट में भी इस बात को बराबर रखता रहा हूं। जब भी कृषि पर चर्चा हुई है, हमने कहा कि किसान का जो पूरा प्रयोग है कृषि पर, कृषि वैज्ञानिक है, ये पश्चिम के देशों से मिले हुए हैं या इनको ना समझ है। हमारे जो ट्रेडिशनल खेती का जो तरीका था वो ज्यादा वैज्ञानिक था, और उसमें जो टेस्ट था, उसमें जो जीवन को जीवंतता देने वाली जो शक्ति थी, उसका क्षरण हुआ है, और यह वैज्ञानिक प्रयोग हमारे लिए घातक हुआ है। तो अर्बनाइजेशन, अब जैसे ठीक ही सुभाष साहब ने कहा कि पर्यावरण को देखना होगा। हम लोगों का जो बड़े किसान थे उनका भी मकान था लोकल चीजों से बना हुआ, वह बांस और मिट्टी और तार के पेड़, इसी से बना हुआ था। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था, मकान टूट गया, बह गया, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब से सीमेंट और छड़ गया है गांव में,
तबाही मची है। हम लोग पुराने घर में रहते थे, टेम्परेचर जहां चला जाए कोई असर नहीं होता था। ये सारी चीजों में आजादी के बाद साम्राज्यवादी शक्तियों ने सेंट्रलाइज किया पावर को, और वो पावर को सेंट्रलाइज किया है आज अमेरिका और लंदन में कुछ बैठे हुए जो लोग हैं, दिल्ली के ल्यूटियन जोन पर कमांड करते हैं और यहाँ की पॉलिटिक्स को प्रभावित करते हैं। बाकी तो सब चीज नेकेड है, जिस पर आज चर्चा नहीं करना चाहते, चूंकि हम संसद में जब भी इस पर चर्चा करना चाहते हैं तो जब हम चुनाव लड़ते हैं तो 100 करोड़ वाले लोग हमारे पीछे पड़ जाते हैं और हम संसद से बाहर हो जाते हैं। ये है, एक बार रहते हैं फिर बाहर जाते हैं, फिर आते हैं फिर जाते हैं। लेकिन हम भी जिद्दी हैं, जैसे डॉक्टर साहब जिद्दी हैं कि हम सबका ये शुगर और ये सब खत्म कर देंगे, जैसे जिद्द किए हुए हैं खादर वली साहब। दुनिया को, हम विश्व समुदाय को ही बराबर देख करके हमारे पूर्वजों ने काम किया है। वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना रही है, इसलिए आज पूरी दुनिया मुखातिब है खादर वली साहब के थ्योरी पर। उसका कारण यही है, ये बंद पानी। हम लोग गांव देहात में गांव से घर से निकलते थे तो नदी का पानी पी लेते थे, नाला का पानी पी लेते थे, कुछ नहीं होता था। लेकिन ये बोतल बंद पानी आया है तब से बीमारी और बड़ी है। बोतल बंद तो इतना चीज हो गया है और पैकेट इतना हो गया है कि ये इतने पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं और बीमारी पैदा कर रहे हैं कि हम जानते हुए भी स्टाइल में, अपने स्टेटस में उसको जोड़ करके देख रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज हमको भी आप मनीषियों को सुनने का मौका मिला। यह देश ऋषि सत्ता का है और कृषि सत्ता का, इसलिए विश्व गुरु था। इसलिए नहीं था कि नागपुर का सब रोड सीमेंटाइज हो जाए। वाटर पर्कुलेशन का हमारा इतना बढ़िया सिस्टम था कि 20 फीट पर पानी मिलता था, 350 फीट पर पानी मिल रहा है। तो फिर कहां जाएगा पानी का लेयर पर्कुलेशन का सिस्टम, नेचर का सिस्टम, जिसको हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ये सब अवैज्ञानिक है और इस पर जो शुरू किया है ऐसे लोग, इनसे कनेक्ट हो रहे हैं दुनिया के लोग, और संपूर्ण विश्व मानवता को इस पर विचार करना होगा। आप हमको भी मौका दिए कुछ सीखने का। हम आज तफसील में फिर कभी बात करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।